तो मुद्दे पे आते हैं दोबारा से। कैसे आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और दिल्ली में जो हुआ है वो सबको पता होगा। ब्लास्ट हुआ है कल रात को और काफ़ी जानें गई हैं। और सबसे बुरी बात, ऐसी जगह पे ब्लास्ट हुआ जहाँ पे क्राउड ज़रूरत से ज़्यादा रहता है, दिन भर ट्रैफिक रहता है। और ये होना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट सर्च तो करती है कि क्या होता है, कैसे होता है, वो बात की बात है। लेकिन अजीब सी बात है। मतलब ये एक तो पहले ही पोल्यूशन हमें मार रहा था, ऊपर से अब ये हो गया। तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? दिल्ली की बहुत बुरी हालत है भाई। दिल्ली बहुत बुरी हालत में है। मन करता है कभी कभी घर चले जाएं। वीकेंड का वेट कर रहे हैं हम। वीकेंड आते अपने घर जाएंगे हम। ठीक है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन और इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में हमने कर्ण वंश के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन कल की क्लास में मैंने उनको बहुत डिटेलिंग में नहीं, मतलब जितना आपसे पूछा जाए उतना मैंने बता दिया था। लेकिन आपको समझना होगा कि छोटे छोटे वंश बने कैसे। देखिए, होता क्या है जब मौर्य एम्पायर खत्म होता है। मौर्य एम्पायर, एक सेकेंड, हाँ। जब मौर्य एम्पायर खत्म होता है, तो मैंने आपको बताया था बृहदर्थ जो था वो लास्ट मौर्य एम्पायर का वंश रहता है, शासक रहता है। उसके बाद पुष्यमित्र जो होता है वो वहाँ का शासक बनता है उसकी हत्या करने के बाद। ठीक है। उसकी हत्या करने के बाद क्या बनता है? पुष्यमित्र जो होता है वो लास्ट शासक होता है। लास्ट शासक होता है और उसी के बाद से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। अब होता क्या है, भारत क्या था हमारा? अखंड भारत हुआ करता था। ठीक है। क्या हुआ करता था? अखंड भारत हुआ करता था। भारत हमारा अखंड भारत था। ठीक है। ये वर्तमान में भारत है। क्या है ये? प्रेजेंट टाइम में। थोड़ा सा टेढ़ा नहीं हो गया ये? बट समझने के लिए आप समझ सकते हो उसको। ये है। लेकिन पहले जब मौर्य एम्पायर हुआ करता था तो भारत कुछ यूं दिखता था। ये अरब सागर है। इसमें आपको पाकिस्तान को भी निकालना है। अफगानिस्तान को भी निकालना है, इराक वगैरह भी। यहाँ से ये बांग्लादेश हमारा ही हुआ करता था, ये तो बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश भी निकालना है। यहाँ से म्यांमार को भी पकड़ना है आपको। म्यांमार। ठीक है। यहाँ डॉट डॉट दे के नीचे आप जब आएंगे अंडमान निकोबार के कॉर्नर के साइड में, तो इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज में। तो अखंड भारत कुछ ऐसा दिखता था। अखंड भारत। अखंड भारत कैसा दिखता था? तो कुछ यूं दिखता था। मैं प्रॉपर सिमिलैरिटी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ हद तक अखंड भारत कुछ यूं दिखता था। किसके समय पे? मौर्य के समय पे। मौर्य काल के समय पर। ठीक है। मौर्य काल के समय में कैसा दिखता था ये? तो अखंड भारत कुछ यूं दिखता था। और होता क्या है? होता क्या है? तो होता यूं है कि जब धीरे धीरे अशोक सम्राट ने जब कलिंग को जीता था, कलिंग कहाँ? यहाँ पे उड़ीसा को जीता था। उड़ीसा को यहाँ जब जीता था, उड़ीसा को, कलिंग को जीता था। उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, यानी राजा बनने के ठीक 20 वर्ष बाद। ठीक है। 261 में क्या हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि राजा छोड़ देते हैं, पद नहीं छोड़ता। वो राजा रहता है लेकिन चीजें बदल देता है। लेकिन उसके बाद जो वंश आए, अब देखिएगा हम ना अशोक सम्राट के बाद बाकियों के बारे में नहीं पढ़ते। अगर आपने ध्यान दिया होगा, उसके बाद जितने भी वंश हमें उनका नाम भी नहीं पता। इवन आप हिस्ट्री में बहुत 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 डीपली जाओगे ना, तब उसके शायद बच्चों के नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन कौन उसके बाद हुए। लेकिन या तो अशोक तक हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम लास्ट वाले के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके बाद वो वंश खत्म हो गया था, नई वंश की नींव रखी गई थी। दैट्स वाई हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये अखंड भारत था अशोक के समय पे। ठीक है। अशोक काल में। ठीक है। अशोक के काल में था ये। लेकिन जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, पूरा मौर्य ही मान लीजिए, अशोक भी मौर्य एम्पायर से था। तो वो जब हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे हाथ से जो गया वो ये गया। हाथ से हमारे गया।
सेल्यूकस निकेटर ऑलरेडी पहले इधर कब्जा करके बैठा था। मतलब सेल्यूकस निकेटर के आने वाली जो पीढ़ी थी, मिंडार वगैरह के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यमन में जब हम इंडो ग्रीक पढ़ते हैं, यमन जो हम पढ़ते हैं उसमें भी कहा जाता है वो उसी के रिलेटिव या उसके उसमें हम पीढ़ी दर में आ जाते हैं। ये एरिया गई पहले हमारे हाथ से। फिर ये एरिया जो पाकिस्तान वाली एरिया है, धीरे 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 जब भारत इतना था ही, 1947 में ये हमारे हाथ से गया। फिर यहाँ पे जब आओगे, जब आप बांग्लादेश को पढ़ते हो, यहाँ पे बांग्लादेश को पढ़ते हो, ये कब गया? तो 1975 वाला 74 वाला जब वॉर हुआ था वहाँ पे चला गया, ये भी गया। म्यांमार चला गया था अंग्रेजों के टाइम के बाद से। अंग्रेजों के टाइम पे ढाका हुआ करता था कैपिटल बांग्लादेश का। म्यांमार के टाइम ये म्यांमार चला गया। आप काला पानी की सज़ा के बारे में सुनते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जेलें जो बनाई गई थी आपको म्यांमार से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो म्यांमार भी हमारे अंग्रेजों के टाइम पे चला गया। बचा क्या था? ये वाली एरिया और ये वाली एरिया। तो ये भी कब चला गया? 1947 में चला गया। लेकिन हम बात वो नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ तो चीज़ें कैसे बदली। बदली कुछ यूं कि अब क्या हो गया था, पहले जब पूरे मौर्य का यहाँ पे एम्पायर था, तो पहले अब क्या होगा, धीरे धीरे साउथ अलग होना शुरू हो जाएगा। नए राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? नए राजा। नया राजा बनेगा। अब इधर राजस्थान वगैरह पकड़ कर लीजिए, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इधर भी न्यू राजा बनेंगे, न्यू किंग। धीरे धीरे इधर राजा बनने शुरू हो गए, धीरे धीरे। और जब तक बृहदर्थ का समय आता, किसका? बृहदर्थ का समय था उसका, तब तक भारत में बहुत सारे छोटे बड़े क्या हो गए थे? राजा बन गए थे पूरे। क्या बन गए थे? छोटे बड़े बहुत सारे राजा बन गए थे। और इस वजह से अब जो भारत, अखंड भारत हुआ करता था, ये तो हमारे हाथ से चला गया, ये पूरा चला गया था हमारे हाथ से। अब ये बचा, ये बचा, ये बाद में आने वाले समय में हमारे हाथ से जाएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मौर्य प्रांत के बाद का समय। तो यहीं से जो नए नए राजा बने, उनमें से कौन बना? तो पहला जो आता है, आप पढ़ोगे, शुंग वंश का नाम आपने पढ़ा था कल, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में कौन बना, अगर उसके बारे में पूछेंगे। कर्ण वंश के बारे में भी हमने कल के बारे में पढ़ा था, कौन बना था? तो शुंग वंश के बाद में जिस शासक का नाम आ जाता है वो आ जाता है कर्ण वंश। कर्ण वंश के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था, सुशर्मा इसका लास्ट वंश माना जाता है। कर्ण वंश के बाद में सातवाहन का नाम आ जाता है, सातवाहन। सातवाहन बने, और ये जो थे ना, ये इधर से इधर तक ही थे। साउथ में भी हम बहुत सारे चलेंगे, साउथ में भी बहुत सारे राजाओं के बारे में, साउथ में भी बहुत सारे राजाओं के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उतना जानेंगे जितना आपकी हिस्ट्री में पूछा जाता है। साउथ में ज़्यादातर हम तब पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। तो सातवाहन हो गया। सातवाहन के बाद अगर आप ले गए तो ये वाला जो उड़ीसा वाला पार्ट है, कलिंग के, कौन? कलिंग के चेदी वंश। वंश के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है, एक सेकेंड। हाँ,
आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। माफ़ करो भाई, मुझे माफ़ करो, मैं लाइव क्लास छोड़ के चली गई थी, इसलिए मुझे माफ़ करो। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? कर्णवंश, शुंगवंश, शातवाहन और उसके बाद कलिंग के जो राजा हुए, उनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये कलिंग के फिर लिखा कैसे है मैंने भाई? इतनी जल्दबाजी में थी क्या मैं? तो ये क्या हुए? ये छोटे छोटे जो राजा बने, और ये ग है, ग। अब देखिए, मौर्य एम्पायर जब टूटा तो इसी एरिया में बहुत सारे छोटे बड़े राजा हुए। क्या हुए? छोटे बड़े बहुत सारे राजा हुए। और आगे हम बहुत सारे राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेरा हेडिंग भी है। तो ये चीजें क्या मैंने आपको क्यों बताया, अगर इसकी समझने की बात करें, इसका मतलब क्या था, तो देखो बेटा, इसका मतलब यही था कि मौर्य एम्पायर जब टूटा तो उसमें से बहुत सारे राजा सामने बनकर आए। क्या बने? छोटे बड़े बहुत सारे राजा बन पाए। क्यों? क्योंकि जो पहले से थे उन्होंने भारत को अखंड भारत बनाने में नाकाबिल रहे, संभाल नहीं पाए। जिसके बाद से जो छोटी छोटी रियायतें हुआ करती थी ना, जो एक राजा के अंडर में थी। मान लीजिए मौर्य एम्पायर जब था, तो ऐसा तो है नहीं कि सातवाहन का कोई इतिहास नहीं होगा, वो थे। लेकिन वो क्या थे? वो उनके अंडर में थे, वो प्रॉपर एक राजा नहीं थे। हो सकता है वो वहां के सरपंच हो सकता है वहां के वो सरदार हो। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है ना, कहते हैं ढिलाई जब किसी को मिलती है तो पर्दे बाहर निकलता है। तो वो ढिलाई मिली और क्या हुआ? फिर मौर्य एम्पायर के बाद से छोटे बड़े बहुत सारे जो है राजा हुए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाले मैप से आपको हमें बताने का मेन मोटिव यही था कि आपको पता चले कि छोटे बड़े राजा कैसे बने, भारत में अलग अलग खंड भारत कैसे टूटा, नए शासक कैसे बने। और वर्तमान समय में आप सबको पता है कि कुछ बाबाज लोग हैं, जो कि मैं बिलीव नहीं करती, जेन्युइन में मैं नहीं करती, ठीक है। वो अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, जो साइंटिफिकली, लॉजिकली किसी भी वे में सही नहीं है। आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में ये चीजें जो है पॉसिबल। लिटरली मैं आज फ्रस्ट्रेट हो गई। एक तो फोन, इसलिए मैं फोन नहीं रखती सामने। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट कॉल है, ऐसे भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होते तो शायद मैं उठाती भी नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होते तो शायद मैं उठाती भी नहीं। खैर, हम अपने आते हैं मुद्दे पे, और कोशिश करेंगे कि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, हमारी चाय आ गई है। हमको आ रहा था गुस्सा, बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, तो देखते हुए हमको चाय मिल गई है, और अब हमको अच्छा लगेगा। चाय पीते पीते पढ़ाएंगे गले को, क्योंकि दिल्ली में जितना पॉल्यूशन है ना, उसके बाद चाय और कॉफ़ी बहुत चल रही है भाई, गले की आरामदेही के लिए। हाँ, हमने अभी क्या समझा? तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सातवाहन के बारे में। सातवाहन कौन थे, इनकी पूरी डिटेलिंग समझेंगे। इनमें किसका सत्ता था, प्रेतात्मक था या मात्रात्मक सत्ता थी, यानी माता या पिता में से किसकी चलती थी, मेन इसका मोटिव क्या था, यानी ये वंश जो था इनकी नींव क्या थी, पहचान क्या थी। हम इनके बारे में क्या करेंगे, आज जानने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो इनका समय अगर आपसे पूछेगा कौन सा समय पीरियड माना जाता है,
इनका समय पीरियड जो माना जाता है 30 ईसा पूर्व से लेके 250 तक, 250 ईसा पूर्व तक, यानी अच्छा खासा 220 सालों तक इन्होंने शासन किया। कितना अच्छा खासा समय पीरियड। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो टाइम है ना, अभी इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। अब तक आपने जो भी पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि वो माइनस में जा रहे थे, लेकिन अब चीजें जो है थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये प्लस वाले में है, अब ये किस में है, अब ये प्लस वाले में है, याद रखिएगा, ठीक है, ईसा पूर्व। अब बारी आती है सातवाहन के बारे में जानने की कि ये क्या थे। तो इनके बारे में जो मेन मेन बातें हैं हम वो जानते हैं। पहली बात आपको ये रखना है कि सत्ता कैसी थी। सत्ता के बारे में पूछेगा तो सत्ता कैसी थी, सत्ता के बारे में अगर बात होगी तो सत्ता कैसी थी, तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। कैसी, मात्र, कैसी थी, मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, याद रखिएगा। यानी कहा जाता है कि यहाँ पे माता का नाम जोड़ा जाता था सरनेम के अकॉर्डिंग। अब आपके मन में ये सवाल होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे जो राजा या रानी रहे होंगे वो फीमेल रही होंगी, तो आप गलत हैं। यहाँ पे जो राजा होंगे वो लड़का ही होगा, पिता के बाद उसका बेटा ही राजा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सरनेम की हम बात करते हैं, किसकी, हम सरनेम की जो बात करते हैं वो सरनेम किसका होगा, मदर का होगा। किसका होगा, तो मदर का होगा। ठीक है, किसका होगा, तो मदर का सरनेम के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी माता के सरनेम की यहाँ पे बात हो रही है। पुराणों में सतवाहनों को क्या कहा गया है, ये अगर आपसे पूछेगा, किसमें, नंबर भेज रही हूँ अभी। नहीं बता रहे, आज ना दिमाग खराब हो गया हमारा। एक्चुअली दिक्कत ये है कि आज कोई आने वाला है इंस्टीट्यूट पे, और उनको हमसे मिलना है और यहाँ पे भी काम है। इस चक्कर में सारे कॉल्स मेरे पे ही आ रहे हैं, मुझे ही देखना पड़ रहा है, इसलिए आपको आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। बात ये थी, तो यहाँ पे क्या है, पुराणों में अगर बात की किसका नेम यूज़ करते थे, तो माता का अपना सरनेम यूज़ करते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम आपने सुना होगा, जो सतवाहन में सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक माना जाता था। तो उससे क्या है, ये बताता है कि लोग माता का नाम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पावर में तो बेटा और पिता ही होते थे, याद रखिएगा। इन्होंने एक माता के नाम को सम्मान दिया था, कह सकते हैं क्या किया था, माता के नाम को सम्मान दिया था। लेकिन शासक जो रहेगा वो बेटा या पिता ही होगा, लेकिन मात्र सत्तात्मक सत्ता मानी जाती थी, याद रखिएगा। कौन सी सत्ता, तो मात्र सत्तात्मक सत्ता मानी जाती थी, ठीक है। और कहा जाता है, इस वंश की नींव के बारे में अगर हमसे बात की जाएगी कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, अगर आपसे संस्थापक पूछेगा, पुराणों वाला मैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है, पुराणों वाला हम बाद में बात करेंगे, पहले मेन मेन बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा ये यहाँ संस्थापक, आखिर ये राजा कैसे बने, तो ये पता है आपको ना, सुशर्मी याद है, सुशर्मी आपको याद है, सॉरी सुशर्मा, सुशर्मा जो थे आपको याद है, सुशर्मा कौन थे, सुशर्मा जो कर्ण वंश का अंतिम शासक माना जाता है, कौन, सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक माना जाता था। उसकी हत्या करके कौन राजा बना,
कौन? सुशर्मा आपको याद है? सुशर्मा कौन था? सुशर्मा वही था जिसकी हत्या करने के बाद कौन राजा बनता है? कर्ण वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या कौन कर देता है? सातवाहन का जो राजा था। ये क्या हो रहा है आज? मैंने संस्थापक की यहाँ पे बात की, तो पहले संस्थापक की स्टोरी को आप समझिए। आज के लिए मुझे सच में माफ करिएगा, आज पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया है मेरा, समझ में नहीं आ रहा है। कौन थे? सिमुक का नाम आपको याद रखना है। किसको? सिमुक का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने क्या किया था? शर्मा की हत्या करने के बाद एक नई नींव, वंश की नींव रखते हैं। कौन? सुमुक का नाम, सुमुक। सुमुक कौन थे? तो संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया था? इसने कर्ण का अंतिम शासक, अंतिम शासक की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव रखी थी। किसकी रखी थी? तो सातवाहन वंश की नींव रखी थी। नींव किसने रखी थी? सातवाहन वंश की नींव रखी थी तो उसने रखी थी, सुमिक ने रखी थी। किसने रखी थी? तो सुमिक जो थे, सुमुक, सुमुक जो था, सुमुक, इसने संस्थापक कौन था? तो ये सातवाहन का संस्थापक बनता है। हत्या किसकी करता है? तो हत्या करता है ये कर्ण वंश का अंतिम जो शासक था, उसकी ये क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता है सुशर्मा था। कौन? सुशर्मा जो था वो अंतिम शासक माना जाता है। किसका? कर्ण वंश का। ठीक है, सुशर्मा क्या था? कर्ण वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने की थी? तो सातवाहन के सुमुख ने की थी, और उसने एक नए वंश की क्या की थी? नींव रखी थी। ठीक है, उसने क्या की थी? एक नए वंश की जो है नींव रखती है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई? बताइए, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगर आगे बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या थे। तो ये मात्र सत्तात्मक को मानते थे, और कहते हैं कि सतवाहन शासकों का मूल निवास स्थान अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है? महाराष्ट्र याद रखना है। कौन सा जगह? इनका मूल निवास, इनका मूल निवास पूछेगा अगर आपसे, मूल, ये मूल निवास कहाँ था इनका? मूल निवास किसका? तो सातवाहन का। तो मूल निवास इनका कहाँ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये पूछ देगा कि महाराष्ट्र में कौन सी जगह, भाई हमें स्पेसिफिक जगह बताओ। महाराष्ट्र में कौन सी जगह थी? तो उसकी हमें क्या करो? स्पेसिफिक जगह बताओ। तो आपको बताना है कि मैडम स्पेसिफिक जगह जो थी प्रतिनुष्ठा थी। कौन सी थी? प्रतिनुष्ठापुर जो थी इनकी क्या मानी जाती है? प्रति प्रतिनुष्ठापुर। कौन सी जगह थी? प्रतिनिष्ठापुर, जो कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। वहां पे इनका क्या था? इनका मूल निवास माना जाता है। किसका? तो हम बात कर रहे हैं सातवाहनों का। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? सतवाहन की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनके मूल निवास के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी कहानी में आगे बढ़ते हैं, और टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, और जो आपके एग्जाम में क्या हो? पूछा जाता हो। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्या करा जाता हो? पूछा जाता हो। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर आपसे पूछता है कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हमें बताइए, क्या करिए? इस वंश का हमें सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में है जो बताइए, तो कौन था वो? इस वंश का शक्तिशाली, इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन थे? सत
कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम आपको याद रखना है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम क्या करना है? आपको याद रखने हैं, जिसको महानतम शासक में से एक माना जाता है। ठीक है, महानतम शासक में से एक माना जाता है। सातवाहन में सबसे ज्यादा पावरफुल शासक ये क्या है माना जाता था। ठीक है, कहते हैं कि नासिक में जो एक अभिलेख माना गया है, नासिक में हमें क्या मिला है? नासिक में एकमात्र क्या मिला है? अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख मिला है, जो इसको क्या बताता है? किसको? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को ब्राह्मण बताता है। क्या बताता है? एकमात्र ब्राह्मण बताता है। वही अभिलेख बोलता है कि इस वंश का एकमात्र क्या था? ये ब्राह्मण था। लेकिन ये बात कैसे लॉजिकली अगर आप देखोगे तो कैसे पॉसिबल है? अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ यही ब्राह्मण होगा, बाकी लोग ब्राह्मण नहीं होंगे? एकमात्र ब्राह्मण, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तथा इसको क्या कहा गया? अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। अभिलेख में इसको एकमात्र ब्राह्मण या एवं एक अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, क्या कहा गया है इसको? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। कहाँ वाले अभिलेख में? तो जो हमें कहाँ मिला है? तो हमें नासिक में जो अभिलेख मिला है उसमें क्या कहा गया है? एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। और ये लॉजिकली पॉसिबल है? ये लॉजिकली पॉसिबल है? ये बताइए कि ये ब्राह्मण हो गया लेकिन इसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो ब्राह्मण नहीं होगी। देखिए, इसके पीछे का रीजन जो मुझे लगता है वो ये है क्योंकि हम हिस्ट्री सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, उसको लॉजिकली समझने के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिकली ये कह सकते क्योंकि सबसे पावरफुल राजा माना जाता था, तो इसके समय पे एक अभिलेख लिखा गया जो नासिक में हमें मिला है। उस अभिलेख में बताया गया है कि पूरे खानदान का, कहते हैं ना कि ब्राह्मण तो सब हैं लेकिन ब्राह्मण वाली जिसमें बात हुई, वही यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है। हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना, अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में आता है। उसको आ गए कहाँ? बाहर चाय वाय दे दो। अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, किसको कहा गया है? अतिशयोक्ति अलंकार एक तरह से समझ लीजिए, और इसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम इसी में देखते हैं कि और हमें क्या है जो इस वंश के बारे में जानने की जरूरत है। ठीक है, सतवाहन के बारे में अगर बात की जाए तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा प्रशासन व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशासन व्यवस्था। क्या है? प्रशासन। सातवाहनों की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, पर हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सतवाहन के प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकी प्रशासन व्यवस्था जो थी वो कैसी हुआ करती थी। तो सातवाहनों की अगर बात करेंगे कि सातवाहनों ने क्या किया था? शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे का, प्रोटीन और कांसे का, प्रोटीन और कांच का क्या किए थे? उन्होंने सिक्के चलाए थे। क्या किए थे उन्होंने? उन्होंने क्या किए थे? मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो क्या क्या था? चांदी, सोना, सोना बोला ना मैंने शायद, चांदी, सोना, शीशा, प्रोटीन था। ये प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन और कांच का कि क्या चलवाए? कि मुद्राओं का प्रचलन किया, कि मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। आप सबको पता है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? अगर शुद्ध सोने के सिक्के के बारे में बात होती है तो किसने चलवाए थे?
शुद्ध सोने के सिक्के की जब बात होगी तो किसने चलवाए थे, और शुद्ध सोने की जब बात आती तो इसमें ये नहीं आते हैं, मुझे माफ करिएगा। चांदी, सीसा और ये जो है प्रोटीन कांच की जो मुद्राएं थी इन्होंने चलाई थी। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे पहली बार? शुद्ध मैंने बोला है, प्योर गोल्ड के सिक्के, मुद्राएं जो थी गोल्ड की, किसने पहली बार चलवाई थी? जय हिंद आपको भी। प्योर गोल्ड के सिक्के किसने चलवाए थे ये बताइए। प्योर गोल्ड के सिक्के किसने चलवाए थे ये बताइए। प्योर गोल्ड। आज क्लास कई बार डिस्टर्ब ऑन है। हेलो, आ तो रही है वॉइस? ठीक है, तो क्या किए थे, इसका प्रचलन करवाया था इन्होंने। और क्या शुरू करा, तो भूमि दान, ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है, किसको? ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है, भूमि दान किसने शुरू किया था? भूमि दान का प्रचलन, भूमि दान का, भूमि दान का प्रचलन क्या किया था? शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो सातवाहनों ने ही भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी उसका प्रचलन शुरू किया था। पहली बार इनका नाम इसमें आता है। ठीक है, प्रचलन में इनका नाम आता है। भूमि अनुदान देने की प्रथा क्या की थी? इन्होंने आरंभ की थी। प्रचलन में भी प्रथा याद रखिएगा, प्रथा मतलब होती है कि ये देना ही देना है, यानी जिसको फॉलो अप किया जाता है और उसके बाद लंबे समय तक क्या किया गया था, इसको फॉलो किया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात की जाएगी तो सातवाहनों की भाषा के बारे में कि इनकी भाषा कौन सी हुआ करती थी, तो इनकी भाषा अगर आपसे पूछेगा कि इनकी भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक भाषा थी। क्या थी? प्राकृत भाषा का ये इस्तेमाल करते थे। प्राकृत भाषा तथा ब्रह्म लिपि का भी इस्तेमाल करते थे। किसकी? प्राकृत भाषा तथा ब्रह्म लिपि का, जो ब्रह्म लिपि होती थी ना, ब्रह्म लिपि का। ठीक है, क्या करते थे, ये इस्तेमाल करते थे, यानी दो भाषाओं का जो है इसमें इस्तेमाल, इनका नाम आता है। दो भाषाओं का क्या होता है, इस्तेमाल का नाम इनमें आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मात्र सत्तात्मक शक्ति थी। और सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य की कृतियों के बारे में हम बात करेंगे तो कार्लो का चित्र। अगर कला के बारे में बात होगी, कला के बारे में कि कला में क्या क्या आ जाता है, यानी इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए थे जो अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। गेट लगाइए ये वाले सर, गेट बंद कर। ठीक है, तो इसमें कार्ले की आपको चैत्य याद रखना है। किसकी? कार्ले की चैत्य याद रखना है। चैत्य हो गया, एवं अजंता, अजंता एवं अलोरा, अलोरा की गुफा किसने निर्माण करवाए थे? तो वो सातवाहनों ने ही निर्माण करवाए थे। किसने? तो वो सातवाहनों ने ही निर्माण करवाए थे, याद रखिएगा। और आपको पता है यूनेस्को में किसको जगह मिली है? अजंता की जो गुफाएं हैं उसको यूनेस्को ने भी क्या किया है, जगह दिया है। किसकी देन है ये? तो ये सातवाहनों की देन है। इसके अलावा अमरावती जो कला के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण विकास रहा है, योगदान रहा है। अमरावती क्या है? अमरावती में आपको बता दूं, वहां पे बौद्ध की बनी हुई वो है, स्तूपे बनाई गई हैं। स्तूपे क्या हुई हैं? बनाई गई हैं। एवं अमरावती
अमरावती की अमरावती में क्या बनाया गया है? तो अमरावती में बनाया गया है क्या बोलते हैं, तो वहां पे बनाया गया है, अमरावती जो है एमपी के आसपास शायद पड़ता है, वहां पे स्तूप बनाए गए हैं, अमरावती के द्वारा बनाए गए थे, तो नाम भी वहीं पे पड़ गया है। ठीक है, अमरावती की कला में क्या किया है? कला में योगदान है, योग योग ठीक है, अमरावती के योग किसमें? कला में भी इनका योगदान जो है माना जाता है। किसका? सतवाहनों का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके बाद अगर बात की जाएगी तो सतवाहन एक ऐसे राजा हुए जहाँ पे मात्र सतात्मक थी, लेकिन पिता और बेटा वही शासन करते थे, लेकिन माता का माना जाता है कि कह सकते हैं कि दरबार में माताओं की भी वैल्यू थी, सरनेम में माता का नाम इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पावरफुल कौन हुए? गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम आपको याद रखना है, पावरफुल, जिसको एकमात्र ब्राह्मण या द्विब्राह्मण ब्राह्मण की भी उपाधि दी गई है। किसमें? पुराणों में, पुराणों में इसको ये बात कही गई है। उसकी कौन सी अभिलेख मिले थे हमें? नासिक में मिले थे। कहाँ पे? नासिक में हमें ये अभिलेख मिलते हैं जो हमें ये बात प्रमाणित करते हैं। उसके अलावा अगर इनकी हम प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने क्या क्या प्रचलन किया? पहले में इन्होंने सिक्के चलवाए, मुद्राएं चलवाई, चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन, कांच की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा भी इन्होंने ही शुरू की थी। किसकी प्रथा? तो भूमि दान की प्रथा का अगर नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है सातवाहनों के द्वारा। भाषा की बात होगी तो प्राकृत और ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल करते थे। कला में अगर फेमस जो हुआ, कला के बारे में बात करेंगे, कार्ले की चैत्य, अमरावत अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो यूनेस्को की धरोहर मानी जाती हैं। और साथ में बात की जाएगी तो अमरावती की जो कला है उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसका? सतवाहनों का। तो यहाँ आने के बाद जो है हमारा सतवाहन जो है आज खत्म हो जाता है। और बात करेंगे इसके बाद इंडो ग्रीक की। किसके बारे में? इंडो ग्रीक साम्राज्य के बारे में। तो देखिए अभी हम थोड़ा अपडेट करवा देते हैं, आज सातवाहन तक की क्लास खत्म करेंगे, कल हम इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ इसके बाद कलिंग की चैदी साम्राज्य का भी नाम आता है कि कलिंग एम्पायर बना था। कलिंग एम्पायर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत जो पूछा नहीं जाता है और आपको जानने की भी नीड नहीं है, बट आप ये जान लीजिए महामेधावाहन जो था वो क्या था? वो कलिंग चैदी वंश का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। ठीक है, और उनके बाद ही इंडो ग्रीक कहा जाता है। इंडो ग्रीक की एक अपनी स्टोरी है, मिडारियन की एक अपनी स्टोरी है, मैदीन की अपनी स्टोरी है, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे और आपको बहुत अच्छे से वो समझाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। और दूसरी चीज़, आज थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास जैसे टूटी फूटी जैसी भी थी आपने एडजस्ट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट या कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इससे क्या हो जाता है कि हमें भी चीज़ें रिकॉल हो जाती है कि हाँ शायद ये फ्लो में जो बोलना था वो नहीं बोल पाए। जैसे कि कल की क्लास में क्या हुआ था कि मैंने ताड़ के पत्तों की जगह पे ताम्र पत्र बोल दिया था, और इस पर मुझे कमेंट भी आया था कि मैम वो ताड़ के ताम्र पत्र होते हैं, ताम्रपत्र पत्ते के नहीं होते हैं, वो तांबे के बने होते हैं। एग्जैक्टली वो तांबे के होते हैं, उसमें 7 प्रकार की धातुएं इंक्लूडेड होती हैं, जो कि मैंने कल बाद में जब क्लास देखी थी और उसके बाद मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, देन आई रियलाइज्ड किया मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो मैंने ताड़ के पत्ते का इस्तेमाल की वहाँ पे बात कही थी, लेकिन शब्द जो निकला वो ये निकला कि ये ताम्र पत्र के हम यहाँ पे जबकि वो तांबे के बने होते हैं एग्जैक्टली, जिसमें ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद लिखा गया था। तभी इस बात पे डिबेट उठती है कि जब अलग शासक हुए जिनको तांबे की जानकारी नहीं थी, लेकिन ऋग्वेद की जब आप बात करते हो तो कहा जाता है कि ताम्र पत्र पर लिखे गए थे। तो ये डिबेटिकल मुद्दा भी आए दिन रहता है। तो इसीलिए तो जो भी चीज़ें रह जाती हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज जो भी रहा आपने उसमें एडजस्ट कर लिया होगा। धन्यवाद। हटाइए।